आई वेंट टू बाय अ वॉशिंग मशीन। मैंने उनको कहा कि इतने केजी वाला मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। सारी बातें हो गई, मशीन खरीद लिया। फिर कुछ टाइम के बाद मैं कंप्लेन करने गया कि ये मशीन जैसा मुझे काम मतलब लेना था इस मशीन से वैसा नहीं हो रहा है। ओके, तो तब जब मैंने मशीन खरीदा तब ये क्लैरिफाई नहीं किया था कि मेरा लॉन्ड्री है, आई एम रनिंग और आई एम हैविंग द बिजनेस ऑफ लॉन्ड्री। और कुछ बच्चे बाहर से आके इधर रहते हैं या किसी को भी मतलब यहाँ पे रहने वाले लोग भी जिनको है ना वॉशिंग सर्विसेज चाहिए, उनको मैं पर केजी के हिसाब से बाय करके देता हूँ। ऐसी भी सर्विसेज अवेलेबल है कि आपको केजी के हिसाब से कपड़े धो के देते हैं। 1 किलो का 20 रुपए या 30 रुपए ऐसा होता है ना। ये बिजनेस पर्पस हुआ या सो नो। वॉशिंग मशीन तो खरीदा पर मैं अपने घर के लिए नहीं खरीदा था, वो इस चीज के लिए खरीदा था, बिजनेस पर्पस के लिए। तो बिजनेस पर्पस के लिए जो वॉशिंग मशीन आते हैं ना उसको इंडस्ट्रियल यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल यूज वॉशिंग मशीन। डिड आई स्पेसिफाई दिस? क्या मैंने स्पेसिफाई किया था बाय करते वक्त? मेरा पर्टिकुलर नो। पर्पस था पर मैंने वो बायर को बताया नहीं, सॉरी सेलर को बताया नहीं। सेलर को नहीं बताया तो सेलर की स्किल या जजमेंट पे भरोसा करने की तो बात ही नहीं आएगी। मैं उसको अगर क्लियरली पूछता कि मुझे इस तरह के पर्पस के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, डेली मुझे एटलीस्ट 100 kg ऑफ क्लोथ्स वॉश हो सके उतना, ऐसी स्पीड वाला और अकॉर्डिंगली मुझे मशीन चाहिए जिसमें और वॉशिंग और ड्राइंग सर्विसेज दोनों होना चाहिए, ऐसे सारे डिस्क्रिप्शन बताया था, पर्टिकुलर पर्पस बताया था। और मैंने सेलर के जजमेंट पे रिलाई किया होता तो मैं रिजेक्ट कर सकता था। मैंने वॉशिंग मशीन खरीदा तो कोई नॉर्मली अगर वॉशिंग मशीन खरीदने जाएगा तो बट ऑब्वियस है वो कौन से पर्पस के लिए खरीदता है? होम पर्पस के लिए, घर के लिए। इंडस्ट्रियल यूज का वॉशिंग मशीन अलग आता है, उसकी साइज भी अलग होती है ना। सो एज ए जनरल रूल इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर। इसकी ड्यूटी है, duty of the buyer to examine the goods thoroughly, that is completely, before he buys them, in order to satisfy himself that the goods will be suitable for his purpose. This is known as rule of caveat emptor. आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, लेट द बायर बिवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। इट इज द बायर्स ड्यूटी to satisfy himself that the goods are of a particular quality or not. Next is condition as to merchantability. ये हमने ऑलरेडी देखा था वेस्ट सिल्क के केस में, डिस्क्रिप्शन वाले केस में पढ़ा था that the particular silk should be saleable in the market as such with the same name. मार्केट में ये उसी तरह से जाना जाता है। मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा? सेलेबिलिटी। व्हेन द गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, देखो ये डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट में ऑलरेडी कवर्ड है ना, फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन वेदर ही इज द एक्चुअल प्रोड्यूसर और नॉट। आई एम जस्ट डीलिंग इन दोस काइंड ऑफ गुड्स। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन that the goods shall be of merchantable quality. For example, कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में सॉल्ट यूज होता है। क्या यूज होता है? सॉल्ट। और वो पूरा ट्रक्स लोड ऑफ सॉल्ट खरीदते हैं, मतलब एक ट्रक दो ट्रक नहीं है, 10-10 ट्रक खरीदते हैं एक साथ। जैसे हमारे नियर बाय जीएसएफसी है ना, तो वो इस तरह से सॉल्ट बाय करता है। तो अब ये सॉल्ट हम जो घर में यूज करते हैं वो वाला सॉल्ट होगा या अलग होगा?
थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखो। वो पत्थर जैसा सॉल्ट आता है ना, मतलब जिसमें से पाउडर बनता है, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो दिस। शबरस। हाँ सबरस, गुजरात में ऐसा कहा जाता है, मीठा ना गांगड़ा के ऊपर के भाई। हाँ हाँ, तो वो वो वाला जो पर्टिकुलर सॉल्ट होता है ना, दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री। अभी इधर डिस्क्रिप्शन है, सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, वही वाला सॉल्ट यूज होता है। मतलब वो उस पर्टिकुलर यूसेज से नोन है या नहीं है कि इसका पर्टिकुलर पर्पस यही है। डिस्क्रिप्शन क्या दिया, इंडस्ट्रियल सॉल्ट है ना, और सेलर है वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट में डील करता है। बट किसी ने अगर वो पाउडर वाला सॉल्ट बेच दिया तो चलेगा? वो उनके लिए सेलेबल नहीं है, बिकॉज उसी सॉल्ट में प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका जो पर्पस है उसके लिए वो सूटेबल नहीं है। इट इज नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन फॉर देम। ओके, सो when the goods are bought by description from a seller who deals in that kind of goods, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable, माने saleable quality का होना चाहिए। Provided that if the buyer has examined, buyer ने goods को check कर लिया है, there is no implied condition as regards defect which such examination ought to have revealed। तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा, पेटेंट या लेटेंट? पेटेंट। इट इज पेटेंट डिफेक्ट। अपेरेंट डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट है? अपेरेंट, जो आसानी से पता चल सकता है। तो एग्जामिनेशन से भी अगर आपको पता नहीं चला, then it is your fault। okay, yesterday I made some experiment। क्या लिखा है? आई लव चॉकलेट्स। फिर से पढ़ो, Chocolates. समझ में आ रहा है? Yes. ये अपेरेंट था कि लेटेंट था? अपेरेंट। अपेरेंट है। तो सी दिस इज नॉट एज सच, बट ये डिफेक्ट जो देख के ही पता चलते। तुम अपने परसेप्शन, अब तुम्हारे माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है, इधर से ये स्पेलिंग ऐसा हुआ तो चॉकलेट ही लिखा होगा। Sir, वो तो logical है. It's the brain functioning that way. yes It's the way the brain functions now. You just see yes it is। हाँ, हम किसी भी चीज को, मतलब कोई अगर स्पेलिंग गलत भी लिखा हुआ है तो भी आप उसको सही कर दोगे। the first letter and the last letter. स्टूडेंट लाइक दैट, है ना? हमने ऐसा ही देखा है। सो है ना, ऐसा सी आई लाइक टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, है ना। डेयरी मिल्क होता है ना, उसमें ऐसा कर देते हैं, पूरा पैकेजिंग ऐसा होगा, सब कुछ वैसा होगा, पर उसमें आप प्रॉपर ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्या लिखा है, डेली मिल्क ऐसा लिख दिया है। अपेरेंट डिफेक्ट है। ओके चलो, द एक्सप्रेशन मर्चेंटेबल क्वालिटी दो नॉट डिफाइंड, एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, नेवरदलेस कनॉट्स, मतलब उसका मीनिंग ये होता है, goods are of such a quality and in such a condition as a man of ordinary prudence, ordinary logic would accept them as goods of that description। industrial salt मतलब मैं किसी भी ordinary person जिसको समझ में आता है कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट कैसा होता है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का है।
अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है ना। एक और चीज होती है कॉटन वेस्ट। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें ये यूज होता है ना। जो भी मशीनरी यूज होती है, उसके बाद उसका जो साफ सफाई क्लीनिंग एक्टिविटी की जाती है, उसके लिए पर्टिकुलर कॉटन वेस्ट चाहिए। मीन्स इट इज नोन इन द इंडस्ट्री बाय दैट नेम। जैसे मैंने वेस्ट सिल्क कहा था ना, वैसा ये कॉटन वेस्ट होता है। लोग इसका पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं। टन्स ऑफ क्वांटिटी में कॉटन वेस्ट सेल होता है इंडस्ट्रीज में। अपने आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस एज वेल। ओके, तो कॉटन वेस्ट विच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू क्लीन मशीन्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड एवरीथिंग, है ना। तो कोई भी ऐसा इंसान जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करता है, उसके पास से आपने खरीदा है, एंड अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्सेप्ट्स इट कि हाँ यही है, इसको हम कॉटन वेस्ट बोलते हैं। For example, if a person orders motor horns from a manufacturer and the horns supplied are scratched and damaged owing to bad packaging, he is entitled to reject क्योंकि वो saleable condition में नहीं है. They are not in a saleable condition. हम कपड़े खरीदते हैं, तो अगर उसमें कुछ डैमेज होगा, होल होगा या कुछ मार्क हो गया है वहां पे, इवन इफ इट इज कंप्लीटली इन ऑल अदर सेंसेस और इन ऑल अदर वेज कपड़ा सही है, फिटिंग सही है, सब कुछ प्रॉपर है, पर अगर वो कहीं से थोड़ा सा फटा हुआ है ना, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे. इट इज नॉट इन अ मर्चेंटेबल क्वालिटी. Example 2. A bought a black velvet cloth from C and found it to be damaged by white ants. Till the condition as to merchantability was broken. है ना. ऐसा हम लोग कफ सिरप या कोई भी सिरप खरीदते हैं, कोई और पैकेज्ड, मान लो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है, एक पर्टिकुलर उधर नोट लिखा होता है. किसी को याद हो तो बोलो. कोई भी पैकेज्ड चीज खरीदते हैं, पैकेज्ड फूड है या पैकेज्ड सिरप है, मेडिसिन आइटम्स हैं, ग्रोसरी आइटम्स हैं, उसमें एक पर्टिकुलर नोट लिखा होता है. या ड्रिंकिंग वाटर है, डू नॉट बाय इफ द सील इज ब्रोकन. ऐसा होता है ना. Yes. अगर ये टूटा हुआ है तो मत खरीदें, बिकॉज इट इज नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन. कुछ भी टेम्परिंग हो सकता है उसके साथ, है ना. तो मर्चेंटेबिलिटी में क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ सच क्वालिटी एंड इन सच अ कंडीशन. ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है. that a man of ordinary prudence would accept them as goods. Next is condition as to wholesomeness, fit for consumption. Wholesomeness में क्या याद रखेंगे, simple, fit for consumption. कल वो एप्पल वाला एग्जांपल दिया था ना, आपको एप्पल खिलाते हैं, वही एप्पल बेचेंगे तो खरीदोगे, ऑब्वियसली नॉट, है ना. पर ऐसा हम लोग वाटरमेलन में करते हैं ना, नहीं करते हैं. थोड़ा सा कट करके खिलाएंगे, फिर वापस वो पैक करके दे देते हैं ना. तो उधर चलता है ना, पर एप्पल में नहीं चलता है. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करेगा. सो इफ आई से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेली यूज आइटम्स, तो उसमें हर एक फ्रूट या हर एक वेजिटेबल को इंक्लूड करना जरूरी नहीं. कुछ वेजिटेबल हम आधे भी खरीदते हैं, कद्दू या ऐसा कुछ होता है, नॉट रिमेम्बर दैट नेम. In the case of eatables and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the goods shall be wholesome, fit for consumption. A supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. F's wife consumed and was infected and died.
there was a breach of condition S2 fitness and A was liable to pay. अभी A ऐसा कहे कि यार मिल्क मैंने थोड़ी बनाया था, वो तो अमूल का था, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी ब्रांड, प्लीज जस्ट बताने के लिए, तो मैंने यहां से खरीद के आपको दिया था। तो बायर ने क्या कहा, तुम इस गुड्स में ऑर्डिनरीली डील करते हो या नहीं? बोले हाँ करता हूँ। देन यू शुड नो दैट इट इज कंटेनिंग और नॉट कंटेनिंग टाइफॉइड जर्म्स। ओके, तो बायर किस पे केस करेगा? ए पे, और ए इन पे केस कर सकता है काउंटर क्लेम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, दिस इज पॉसिबल। जब आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यू नीड टू बी केयरफुल। सो up till now we discussed about implied conditions. Now we are going to discuss about implied warranty. So, It is a warranty which the law implies into the contract. In other words, it is the stipulation which has not been included in express words. इसीलिए तो इसको implied बोला है। But the law presumes, implied में हमेशा कौन presume करता है? Law presumes that the parties have incorporated it into their contract. It will be interesting to know that implied warranties are read into every contract of sale unless they are expressly excluded. ऐसा तो हमने implied condition में भी देखा था ना, सबसे पहली कंडीशन समझाते वक्त, कंडीशन एस टू टाइटल। नॉर्मली ओनरशिप होना चाहिए सेलर का, तो वो बाय कर सकता है, तो वो सेल कर सकता है। पर अगर बायर ऐसा कहे कि आप ओनर हो या नहीं हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मींस व्हाट ही डिड, ही नेगेटेड द इम्प्लाइड कंडीशन बाय एक्सप्रेस वर्ड्स। उसने स्पेसिफिकली ऐसा बोला था कि आपका ओनरशिप नहीं है तो भी उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये गुड्स खरीदना है। इन अ सिमिलर मैनर आप इम्प्लाइड वारंटीज को भी नेगेट कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ नॉट इंक्लूडेड, सॉरी इफ नॉट एक्सक्लूडेड, दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड। अगर उनको निकाला नहीं है, इफ नॉट एक्सक्लूडेड, इट मींस दे आर इंक्लूडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये गोइंग कंसर्न जैसा है, कुछ भी मेंशन नहीं किया मतलब गोइंग कंसर्न है ना। चलो, सबसे पहला अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। ऑब्वियस है, मेरा है तो मैं उसको जैसा चाहे वैसा यूज कर सकता हूं। एस टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस। इनकम्बरेंसेस का मतलब क्या होगा? मेरे सिवाय किसी और का इस पे अधिकार नहीं होना चाहिए। पता चला यही गुड्स मुझसे पहले सेलर किसी और को बेच चुका है, इट मींस that other person or the first buyer is having a lien on this product, है ना। सपोज सेलर ए है, उसने पहले ये गुड्स बी को दिखाया, बी को बेच दिया, उससे पैसा ले लिया। बी इज येट टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर सी वहां पे गया, उसको दिखाया, उसको भी बेच दिया, उससे भी पैसा ले लिया, और सी ने इमीडिएट डिलीवरी ले लिया। और पहला बाय किसने किया था? हु बॉट इट इन फर्स्ट प्लेस? बी, उसका पहला अधिकार है, और सी का सेकंड राइट है। मतलब इस गुड्स पे जो सी ने खरीदा, दे आर हैविंग लियन ऑन इट। उस पे किसका अधिकार है? बी का पहला अधिकार है। नंबर 3, वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। हमने इम्प्लाइड कंडीशंस में भी ये देखा था, है ना। नंबर 4, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। तो हम लोग समझो कि मॉस्किटो किलर कोई भी एक वो चीजें खरीदते हैं ना, या स्प्रे होता है या लिक्विड होता है, कभी पढ़ा है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ऐसा?
यस और नो? चलो आप एक मेडिकल से कोई एक क्रीम लेके आए, है ना, डर्मेटोलॉजिकल पर्पस के लिए, आपको कुछ स्किन इश्यू हुआ वो लेके आए, तो उस पे भी कुछ वार्निंग्स या ऐसा कुछ लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? एज डायरेक्टर फिजिशियन या फिर ऐसा कुछ। इट इज ऑलवेज मेंशन। यस, खिलौने, क्लास ऐसा, 3 या फिर ऐसा कुछ। है ना, इतने साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, स्ट्रिक्टली अंडर पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन, या रिस्क ऑफ चॉकिंग, कि अगर बच्चा खा जाएगा तो तकलीफ हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी व्हेनेवर यू आर सेलिंग गुड्स। चलो, नंबर 1, वारंटी इज टू undisturbed possession, an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession। एक बार गुड्स मेरा हो गया, अब उसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। That the buyer having got possession of the goods is later on disturbed with his possession, he is entitled to sue the seller for breach of warranty। वो गुड्स वापस ले सकता है, पैसा वापस ले सकता है, ऐसा नहीं। क्या है? इट इज सिंपली ब्रीच ऑफ वारंटी। क्या क्लेम कर सकते हैं? ओनली डैमेजेस। नंबर 2, एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस, गुड्स शेल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। इस पे मेरे अलावा किसी और का अधिकार नहीं होना चाहिए। ओके, चलो, अगर ए ने कहा बी को, सॉरी, ए इज सेलिंग अ कार टू सी, इधर जैसा एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो थोड़ा उसको मॉडिफाई करके लिखते हैं। पर सी को कार बेचते वक्त ए ने स्पेसिफाई किया था कि इस कार के पेपर्स को बी के पास रख के, या तो सिंपली मैंने ये वाला जो कार है इसके ऊपर बी के पास से 50,000 रुपए का लोन लिया हुआ है, मीन्स आई हैव गिवन दिस कार एज अ सिक्योरिटी टू बी, और उसी कंडीशन में सी खरीदता है कि चलो मुझे पता है कि तुमने इस कार पे लोन लिया है तो भी मैं खरीदता हूं तुम्हारे पास, कैन सी लेटर ऑन क्लेम डैमेजेस? क्या बाद में सी डैमेजेस क्लेम कर सकता है? यस और नो? नो। ओके, सो दैट टाइप ऑफ एग्जांपल इज थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, देखते हैं। A pledges his car with C for a loan of 15,000, ये एग्जांपल अलग है और लिखा हुआ अलग है, and promises him to give its possession the next day, कल आपको मैं मेरी कार दे दूंगा। A then sells the car immediately to B, 15,000 का C से लोन भी ले लिया और B को बेच दिया, पर B को पता नहीं है। B purchased the car in good faith without knowing the fact। B may either ask A to clear the loan or himself may pay the money and then file a suit against A। क्या कर सकता है? B A को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई इसको तुम, है ना, तुम अभी मैंने तुमको जो 1 लाख रुपए दिया है कार के लिए, उसमें से 15,000 रुपए तुम सी को दे दो, गिव इट टू सी। या तो वो स्ट्रेट अवे सी को 15,000 रुपए दे देगा और उसने जो 15,000 रुपए दिया है उसकी रिकवरी के लिए वो किसके ऊपर केस करेगा? एक, बी में आइदर इंस्ट्रक्ट ए टू मेक द पेमेंट टू सी और बी में स्ट्रेट अवे मेक पेमेंट टू सी एंड क्लेम 15,000 रुपीज। या तो तीसरा ऑप्शन जो इधर नहीं लिखा हुआ है, बी ए को 85,000 देगा और बाकी का पैसा वो किसको दे देगा? सी। अगर बी ने पूरा पैसा नहीं दिया है ए को। नेक्स्ट पॉइंट, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। एन implied warranty as to quality or fitness may be annexed
or attached by the usage of trade. Usage of trade का मतलब ये प्रोडक्ट इसी पर्टिकुलर वे में या फैशन में यूज होता है, मतलब इसका कोई और नोन पर्पस नहीं है या नोन यूसेज नहीं है. This product can be used in this particular way only, in this particular fashion or in this particular manner only. और वो बाय ट्रेड मतलब इन जनरल सब लोग जानते हैं, कॉमनली ये नोन है कि इस प्रोडक्ट का ये पर्टिकुलर यूसेज है. So regarding implied condition of warranty as to the quality or fitness for any particular purpose of goods, the rule is let the buyer beware. क्योंकि पर्टिकुलर पर्पस होगा तो बायर को बताना पड़ेगा. Buyer will have to inform the seller. That is, the seller is under no duty to reveal unflattering truths about the goods sold. But this rule has certain exceptions. We are not going much into the detail. Last हम already discuss कर चुके हैं. जब भी कोई भी buyer goods खरीदता है seller के पास से, तो seller की ये responsibility है कि वो goods के dangerous nature के बारे में बताए, है ना. The seller is under a duty to inform the buyer about the dangerous nature of goods. Okay, so here the chapter ends.